हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पोम पढ़ने वाले हैं, वो है द बॉल पोम। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया है कि वो बच्चा बॉल से खेल रहा है, उसकी बॉल जो है उससे मिस हो जाती है, तब उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसा फील करता है। जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हमारी कोई फेवरेट चीज़ होती है और वो हमसे मिस हो जाती है, या कई बार वो टूट जाती है या खो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हैं कि उस चीज़ पे हमारा मन होता है, उस चीज़ से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें आगे इस पोम में ये समझाएंगे, क्योंकि कभी भी आप पोम को देखेंगे तो हमेशा आपको एक वो मैसेज देके जाती है। तो इस भी पोम में हम एक मैसेज देखेंगे। साथ ही साथ इस पोम का आज मैं सेंट्रल आइडिया भी लेके आई हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो है सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है पोम के लिए, तो हम पोम का सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आपको सेंट्रल आइडिया बनाना है। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं सेंट्रल आइडिया, तो आप कैसे पोम के अंदर से ही कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे लेटर्स लेके और उसके थॉट को लेके आप सेंट्रल आइडिया बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैं वर्बली बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में दे रखा है, आप इजीली समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। द बॉल पोम। यहाँ पर एक बॉल है, एक बच्चा है जो उसको खेलता है और खेलते खेलते उसके साथ वो बॉल जो है वो मिस हो जाती है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ के जो पोइट हैं उनके बारे में समझते हैं। पोइट जो हैं उनका नाम है जॉन बैरमन। बैरमन जो हैं वो ये हैं, इन्होंने बताया है, इन्होंने ये पोम लिखी है और ये दिखाया है कि कैसे एक बच्चा हो चाहे कोई एक व्यक्ति हो, उनके जीवन में जब कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो शायद हम लोग भी करते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है एंड ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही दुखी होता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। एक बॉल की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। अगर एक गुम हो जाए तो हम दूसरी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ समझाइए वो है नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही इतनी महंगी होती है कि हम दूसरी नहीं खरीद पाए, तो इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट नहीं होता है, हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। बट यहाँ क्या बताया है कि वाई देन इज द बॉय अपसेट। तो जो बच्चा था, वो बॉय था, वो क्यों अपसेट हुआ था। फिर साथ ही साथ रेड द पोम टू सी व्हाट द पोइट थिंक। बता रहे हैं कि जो पोइट है उन्होंने क्या सोचा, एंड हैज़ बिन लॉस्ट, कि वो जो गुम हो गई वो चीज़, उससे उन्होंने क्या सोचा, क्या थिंक आया, उनके अंदर क्या सोच आई, एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से बच्चे ने क्या समझा वो चीज़ बताएंगे। ऑफ लूजिंग समथिंग, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप उससे क्या सीखेंगे, ये चीज़ हमें बताइए। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बच्चा है, वो बॉल से इस तरह से खेल रहा था, खेलते खेलते क्या हो गया, खेलते खेलते हो गया व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब यहाँ बताया है कि उस बच्चे की दशा क्या है, तो व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बॉय की दशा क्या है, अब बॉय कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी क्या कर दी है, बॉल जो है उससे गुम हो गई है। लॉस्ट मतलब होता है खोना, ठीक है, उससे उसकी बॉल जो है वो खो गई है। वॉट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, ये पूछा गया है। ये वो अब अगर बॉल गुम हो गई तो उससे क्या करेगा। आई सॉ इट गो, अब वो बता रहा है, बॉय बता रहा है कि मैंने क्या देखा कि मेरी जो बॉल है वो कहाँ गई है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। मैरिली मीन्स क्या होता है, बहुत ही खुशी से, ठीक है, खुशी से। बाउंसिंग मतलब होता है उछलती हुई। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है गली, एंड मैरिली, मैरिली अगेन खुशी से। ओवर देयर इट इज इन द वाटर, यहाँ बता रहा है कि मेरी जो बॉल है वो कैसे खुशी से बाउंस करती, मतलब बहुत ही खुशी के साथ बाउंस करती हुई, उछलती हुई कहाँ चली गई, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से आगे निकल गई। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, खुशी से ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वो वहीं से उछल खुशी के साथ वो जो आगे बढ़ती गई। जैसे जब बॉल देखते हैं हम तो कैसी होती है बॉल, ऐसा लगता है कि बाउंस करती हुई, जैसे हम लोग खुश होते होते जब हम जंप करते जाते हैं, ऐसे उसकी बॉल जो है वो खुशी से जंप करती हुई, कूदती हुई कहाँ चली गई, गली से बाहर निकल गई। उसके बाद वो जाके पानी में गिर गई और वो पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस लाइन का बहुत ही डीप मीनिंग है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि नो यूज टू से, अब किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि
ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी ऐसी बॉल्स आ सकती हैं, और भी ऐसी बॉल्स हम खरीद सकते हैं। ऐसा हम अगर उसे कहेंगे उस बच्चे को, तो वो क्या है, टोटल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने खिलौनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जैसे हम सब लोग भी अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। कई बार होता है ना कि हमको एक इयररिंग जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसका कॉस्ट बहुत कम हो और उसके मुकाबले हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे और कॉस्टली इयररिंग्स हो, लेकिन हम उस कॉस्टली इयररिंग्स को नहीं देखते हैं। हम ज़्यादातर उस जो जो हमें पसंद है, चाहे फिर उसकी कीमत थोड़ी सी कम है, लेकिन हमको वही इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो अगर वो खो जाता है या वो टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई बोल देगा कि अरे ठीक है ना, खो गया तो दूसरा ले लो, ऐसे अगर कोई कह देगा तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है। तो सेम इनके लिए भी यही कहा था कि नो यूज टू से, हम उसको अगर ये चीज़ कहते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो वो बॉल थी वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी, बहुत ज़्यादा कीमती थी, जो उसने खो दी, जो उसकी बॉल जो है पानी में चली गई थी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब यहाँ क्या बताया है कि अल्टीमेट, अल्टीमेट का मीनिंग होता है आखिरी, ठीक है, आखिरी। शेकिंग मीन्स होता है हिला देने वाला, ठीक है, शेकिंग मतलब हम कहते हैं ना शेक, तो शेकिंग मीन्स हिलाना। ग्रीफ मीन्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रीफ का मीनिंग होता है दुख। फिक्सिस मतलब फिक्स, बंधा हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एन, अब ये जो है उसको ऐसा हो गया था कि जब उसकी वो बॉल मतलब मिस हो गई थी, उससे लॉस्ट हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो उसको क्या कर देती थी, आखिर में ऐसा बना दिया उसने कि वो अपने दुख में हिल भी नहीं पा रहा था, एक जगह खड़ा हो गया था। और खड़ा होके क्या कर रहा था, एज ही स्टैंड रिजिड, वो बिल्कुल ऐसे कठोर तरीके से, बिल्कुल रिजिड मीन्स होता है कठोर तरीके से खड़ा रहा। और ट्रेमलिंग, कांपता हुआ, ट्रेमलिंग मीन्स होता है कांपना, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ, स्टेयरिंग मतलब देख रहा था। मीनिंग क्या समझोगे कि जब उसकी बॉल पानी में चली गई थी तो वो क्या कर रहा था, अपने आप को बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सीधा कठोर खड़ा है, कांपता हुआ, और साथ ही साथ उसको क्या लग रहा है कि मेरी जो बॉल है वो चली गई है, और इस चीज़ का उसको दुख जो है वो उसको वहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। वो वहीं खड़ा होके उसको स्टेयरिंग डाउन, उसको कंप्लीटली उस पानी जहाँ उसकी बॉल गिर गई थी उस चीज़ को वो देखता जा रहा था कि मैंने अपनी बॉल जो है खो दी है, और वहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी बॉल चाहिए थी। ऐसा उसे लग रहा था कि काश मेरी बॉल नहीं मिस होती, ऐसा उसके माइंड में आने लग गया। मतलब वो बिल्कुल खड़ा रह गया। होता है कि जैसे हम, हमारे साथ जो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी मन की चीज़ होती है वो अगर टूट भी जाए तो हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमको वहाँ से बाहर कम बैक आने में भी टाइम लग जाता है। तो सेम ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ था। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे इंट्रूड का मीनिंग क्या होता है? इंट्रूड मीनिंग होता है जब आप किसी को इंटरफेयर नहीं कर पाते हो, मतलब जो जिस स्थिति में है आप उसको उस टाइम पे आप कुछ नहीं बोल पाओ, ऐसी चीज हो जाती है, उसे कहते हैं हम इंट्रूड। ठीक है। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि ऑल हिज यंग डेज, जब वो अब वो सारी बातें याद करने लगा कि जब वो बच्चा था। अब एक बॉय के लिए बता रहे हैं कि जब वो बच्चा था तो बच्चा होते हुए उसने क्या किया था, जब बचपन में जब उस बॉल के साथ वो खेलता था, कहाँ पर, जहाँ पर वो बंदरगाह था उस जगह पर वो खेलता था, और उस टाइम पर वो चीज़ें थी उसके साथ, वो बॉल जो थी उस बॉल के साथ उसकी यादें थी, तो वो सारी अपनी यादें याद कर रहा है और वहाँ खड़ा होकर बिल्कुल ऐसे स्टक हो गया है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ उस बॉल को स्टेयरिंग डाउन नीचे देखता जा रहा है कि बस कंटिन्यूसली उसको देख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो बॉय था वो अपनी सोच रहा है कि मैं कैसे बंदरगाह पे यहाँ पे आके इस बॉल को खेलता था, और अब क्या हो गया, उसकी बॉल जो है वो चली गई है। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई है। एंड आई वुड नॉट इंटर्ड ऑन हिम, और मैं अब जो है, यानी कि मैं कौन, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अब उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसका जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे उसको
बीच में बोलूं या उसके विचारों में अड़चन डालूं कि हाँ भाई तुम अब इतना दुख मत करो, ये चीज़ मत करो, ऐसा पोएट कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मेरी ऐसी हिम्मत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ एक बॉय की बॉल जो है वो मिस हो चुकी है और उस मिस होने के चक्कर में उसको जो दुख हुआ है वो चीज़ बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब यहाँ डाइम का मीनिंग है जो यूएस की जो करेंसी होती है जिसे हम 10 सेंट कहते हैं। ठीक है, हमने लेंचो वाले टाइम पे पढ़ा था, तो ये डाइम को कहते हैं हम 10 सेंट। ठीक है, 10 सेंट होते हैं। तो 10 सेंट से एक अनदर बॉल, जो एक अलग दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है, मतलब इतने कम पैसे की होती है, 10 सेंट में हम एक नई बॉल खरीद सकते हैं, इज वर्थलेस। लेकिन वो भी क्या है, वर्थलेस है, यानी इतने कम पैसे हैं कि उसका कोई इतना ज़्यादा मूल्य भी नहीं है और उससे हम एक आराम से दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। बच्चा चाहे तो दूसरी बॉल खरीद सकता है। कई बार होता है बच्चा रोता रहता है, हम बोलते हैं भैया बेटा दूसरी दिला देंगे, दूसरी दिला देंगे, लेकिन उसको कहते हैं नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो ऐसा किस लिए कहते हैं, क्योंकि उनके साथ उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। तो सेम एक 10 सेंट से एक दूसरी बॉल खरीदी जाती है, लेकिन वो क्या है, वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि बच्चे का इमोशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, उस बॉल से जुड़ा हुआ है जो मिस हो चुकी है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस टाइम पे उसको क्या लग रहा है, उस बॉय को उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, उसको आज जो है सेंस, मतलब आज उसको एकदम से फील हुआ है कि ये मेरी पहली जिम्मेदारी थी जिसको मैंने मिस कर दिया। यानी इतने टाइम से वो अपनी बॉल को संभाल के रखा था, खेलता था उसके साथ उसकी बहुत सारी यादें थी, लेकिन आज वो बॉल उससे मिस हो गई है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जो जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैंने ठीक से नहीं किया है। आज पहली बार उसको ऐसा लगा है। ठीक है, इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्ड जो है वो पोजेशन वाली होती है। हम जो चीज़ हमारे पास आ जाती है हम उसमें क्या लगा देते हैं, अपना अधिकार लगा देते हैं। पोजेशन मीन्स अधिकार। अब यहाँ बोलते हैं कि लोगों के पास अगर कोई चीज़ आ जाती है, जैसे हम कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं, अब से पहले वो शॉप की थी, लेकिन जैसे ही हम उसको मनी देकर अपने पास ले लेते हैं तो वो चीज़ हमारी हो जाती है और हमारे पास हम उसका अधिकार समझते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। जो चीज़ होती है वो कभी ना कभी हमसे मिस होती है, टूट जाती है या हमसे दूर चली जाती है। तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, लेकिन हम अब क्या कर लेते हैं, हम अधिकार मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरा चीज़, ये मेरी चीज़, ये मेरा पेन, ये मेरा पर्स, ये मेरी बॉल। तो इस तरह से हम हर एक चीज़ को अपना पोजेशन मान लेते हैं। आगे कहते हैं द पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अगर जो लोग होते हैं, अब यहाँ पे बोलते हैं कि बॉल जो है वो लोग खरीदते हैं, और अगर खरीदते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो लॉस्ट भी होती है, कभी ना कभी गुम भी होती है। हम बच्चों को खिलौने खरीद के देते हैं तो ऐसा तो नहीं है एक बार खिलौना खरीद दिया तो वो वहीं पे रहेगा, कभी ना कभी वो टूटेगा, मिस होगा, कई बार हमको वो बहुत दिनों के बाद जाके मिलता है। तो इस तरह से टॉय जो होते हैं या कोई भी चीज़ है वो लॉस होता है, वो हमेशा कभी ना कभी मिस होती है या टूट जाती है। तो बॉल भी जो है वो अगर हम खरीदते हैं तो वो भी कभी ना कभी लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है। ऐसा उन्होंने लिटिल बॉय को समझाया। किसने, पोएट ने समझाया कि बच्चे अगर बॉल कोई खरीदता है तो वो मिस भी हो जाती है, लॉस भी हो जाती है, तो इतना सोचना नहीं चाहिए, इतना ट्रबल नहीं होना चाहिए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और जो बॉल खो जाती है उसको कभी भी कोई वापस नहीं ला पाता है, चाहे कोई कितना भी कर ले। अगर मान लो आपकी बॉल टूट गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो टूट गई बॉल वो वापस से आपको मिल जाए, वही बॉल नहीं मिल सकती, वो इम्पॉसिबल है। और अगर खो गई है कोई बॉल और वो चली गई है पानी में और अब नहीं मिल सकती है तो वो नहीं मिल सकती है, आप उसके बदले दूसरी बॉल ले सकते हो, लेकिन उसी बॉल को वापस आप नहीं ले सकते हो। तो जो बॉल चली गई है आप उसको बैक वापस नहीं ला सकते हो। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो होती है वो एक बाहरी वस्तु होती है, एक बाह्य वस्तु होती है जो आपको अंदरूनी सुकून नहीं देता है। अंदरूनी सुकून क्या देता है, उस चीज़ को जो आप फील करते हो, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो उस बच्चे के लिए वो जो बॉल है वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है, ना कि मनी। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मनी कितने, मतलब वो बॉल कितने की थी। पहले वो 5 रुपए की वाली बॉल से भी अगर खेलता हो और अगर आप उसे भी 10 रुपीज़ वाली भी बॉल ला के दे दोगे तो उससे उसका मन 5 वाले पे ही होगा, क्योंकि वहाँ पे उसके इमोशंस है। तो मनी जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, उसका हमारे इंटरनल फीलिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है।
और एक बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही इज लर्निंग, अब वो क्या सीख रहा है, खुद से ही उसने अब एनालाइज किया कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ। अब वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है क्या, डेस्परेट आइज, अपनी जो निराश आंखें हैं, जो उसने, अब जो बॉल चली गई तो अब उसकी आंखें कैसी हैं, निराश हो गई, कोई आशा नहीं है। तो डेस्परेट मतलब होता है निराश, ठीक है, निराश, उसकी निराश आंखें जो है जिसमें कोई आशा की किरण नहीं है, उस निराश आंखों में के पीछे, बिहाइंड हिज मतलब उसकी जो निराश आंखें हैं जिनमें कोई आशा नहीं, जिसमें कोई होप नहीं है, उन आंखों के पीछे उसने क्या सीखा, उसने सीखा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है जो प्राकृतिक, जो नेचर होता है उससे रिलेटेड कहा कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति को समझना, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी होता है प्रकृति को समझना, तो उसने प्रकृति की समझ को समझा। उसने क्या समझा कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के बारे में, इस नेचर के बारे में समझा कि यहाँ पे लॉस होते हैं, हर एक चीज जो है वो एक बार स्टेबल नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जो चीज आज है वो 10 साल बाद भी वैसी ही रहेगी, चेंजेस आते हैं। तो प्रकृति को उसने समझा कि नेचर जो है वो चेंज होता है, तो इसी तरह से सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो ये चीज उन्होंने खुद से ही समझी, उस बॉय ने खुद से ही इस चीज को समझना शुरू किया कि मैं अगर इसी चीज के पीछे रोता रहूंगा कि मेरी बॉल खो गई तो फिर मैं आगे सोच नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रकृति जो है ये भी लॉस होती है, जो प्रकृति उसका भी लॉस होता है, आज जो चीजें हैं वो कल नहीं होंगी, तो मेरी बॉल का तो क्या ही होना। तो इस तरह से उन्होंने वहीं खड़े होकर ये सारी चीजें सोचना शुरू किया और इसको समझना शुरू किया, ठीक है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे स्टैंड अप मीन्स कि खड़े होकर समझना, मतलब किसी चीज को आप समझने लायक हो गए हो, उस चीज में कह रहे हैं कि कैसे समझें। तो काफी लोग जो हैं वो, उन्होंने कहा, उस बॉय ने कहा है कि काफी लोग जो हैं इस चीज को कैसे समझते हैं, एवरी मैन जो है मस्ट वन डे, इस चीज को काफी लोग जो हैं कभी ना कभी समझेंगे कि हर एक चीज का मिस होने का, लॉस होने का टाइम आता है, कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, हर एक आदमी को ये चीज एक ना एक दिन समझनी होती है। और साथ में उन्होंने क्या कहा, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ जो है वो इस चीज को समझ भी चुके होंगे कि हर एक चीज फिक्स नहीं है, कभी ना कभी वो चेंज होगी। तो इस तरह से हाउ टू स्टैंड अप, तो ये सभी लोग जो हैं इस चीज को समझ जाएंगे जितना उतना अच्छा है, और काफी लोग जो हैं इसको आगे जाके समझेंगे, और जिन्होंने इस चीज को समझ लिया है उन्होंने अपने दिन जो हैं काफी बचा लिए हैं। क्योंकि अगर आपके सोच ये है कि जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी ना कभी आपसे मिस होगा, कभी ना कभी वो टूटेगा, कभी ना कभी वो चीज़ चेंज होगी। तो ये चीज़ फिक्स है कि हमको जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ है, ये आगे जाके चेंज होगी, ये चीज़ हमारे पास आज है, कल शायद नहीं होगी। किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये तो मेरा ही है। तो इस चीज़ को अगर आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे। तो जो लोग इस चीज़ को समझेंगे आगे, उनको भी इस चीज़ को समझना होगा, और जो लोग समझ चुके हैं, मोस्ट नो जो मैनी, जो लोग समझ चुके हैं उन्होंने क्या कर लिए हैं, अपने मैनी डेज जो हैं वो बचा लिए हैं कि ताकि वो इस दुख में ना बीते। जो सा उस बच्चे ने उस बॉल को, जब उसकी बॉल मिस हो गई थी तो उस बॉल को मिस होने के चक्कर में जो दुख हुआ था उसको, उस चीज़ को उसने खुद से ही समझा कि प्रकृति जो है वो भी लॉस होती है, उसका भी अपना चेंजेस आते हैं, तो फिर बॉल जो है वो भी मेरी परमानेंट नहीं हो सकती, अगर वो चली गई है तो इट्स ओके। तो इस तरह से उसने अपने आप को समझाया और वो उस चीज़ को समझा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपसे समझी जाएगी। अब सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया हमेशा आप उस पोम के बारे में बताओगे कि आपने उस पोम से क्या सीखा। अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो मैं उसका हिंट दूंगी कि आप कैसे लिखेंगे, और इसको आप और भी एक्सपांड कर सकते हो और बड़ा बना सकते हो कि और कितना कितना आप उसमें ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट होती है। आप जैसा यहाँ पे लिखा है उसी में कुछ वर्ड्स डाल के आप इसे एज अ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ बॉल पोम, ठीक है। तो बॉल का पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको
जो भी पोम दे रखी है उस पोम का नेम लिखना है और उसके पोइट का नाम लिखना है। तो जितने भी पोम है आप उसको प्लीज़ उनके नाम के साथ उनके जो पोइट हैं उनका भी नाम याद करना, क्योंकि 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है। और अगर किसी का सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाता है तो भी आपको ये समझना है, क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए क्या है, एक समरी जैसा बन जाता है कि अगर मान लो आपको उसी पोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है या पूछा ही जाता है कि इस पोम में है जो पोइट ने क्या समझाना चाहा है, हो नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको सेंट्रल आइडिया मिले, आपको एज अ क्वेश्चन भी मिल सकता है कि भाई इस चीज़ से आप क्या समझे हो, या इस पोम से आपको क्या मैसेज मिला है, या इस पोम में पोइट ने आपको क्या मैसेज दिया है, या आपने क्या समझा है, या बॉय ने क्या समझा। तो ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन का, इतने सारे का एक ही आंसर है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया है तो भी आपको ये लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोम में क्या मैसेज दिया गया है तो भी आप इस आंसर को लिख सकते हो। अगर ये पूछा जाता है कि बॉय ने इससे क्या समझा तो भी आप लिख सकते हो, हमने क्या समझा तो भी हम ये आंसर लिख सकते हैं। बस कुछ चेंजेस करके आप इन चीज़ों को अपने आंसर के रूप में लिख सकते हो। तो क्या करना है, अगर सेंट्रल आइडिया आता है तब आप सबसे पहले पोएट का नाम लिखेंगे और किस पोम से लिया गया है उस पोम का नाम लिखेंगे। तो क्या है, द पोएट, कौन पोएट, जॉन बेरीमैन, उन्होंने लिखा है, कौन सी पोम है, द बॉल पोम। यहाँ पे वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब्स द ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख में है, कौन, वो लड़का, द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, किसके लिए, कि जब उसका जो बॉल होता है वो लॉस हो जाता है तो उस चीज के दुख में वो ओवर पूरा कंप्लीट भरा होता है उस दुख के साथ, और इसके बारे में हमको पोएट ने बताया है। ठीक है, पहली लाइन बहुत सिंपल, इस तरह से आप अपने आंसर को लिखना भी शुरू कर सकते हो। आप सेंट्रल आइडिया में भी लिख सकते हो कि सेंट्रल आइडिया में एक्चुअल में पहली चीज में आपको ये लिखना है वो पोम कहाँ से ली गई है और पोएट कौन है, और मेन वहां पे क्या बताया गया है उसके बारे में आप लिख दोगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको जो भी पोम दे रखी है उसी पोम में से आपको लाइंस एक दो लेनी है और उसी से आपको अपने जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है उसको बताना है। फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि पोम जो है क्या मैसेज दे रही है, हमको इससे क्या सीखने को मिला है, या उस पोम में जो कैरेक्टर था उसने क्या सीखा, इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो बॉय है वो बॉय बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है विद द बॉल। कितना सिंपल लैंग्वेज लिया हुआ है कि बॉय जो है वो किससे अटैच्ड है, उस बॉल से अटैच था इमोशनली, और इस जब वो मिस हो जाती है उसे तो वो दुखी हो जाता है, ग्रीफ में आ जाता है। द बॉय वॉज फिक्स्ड विथ ग्रीफ, वो किसके साथ होता है, अपने दुख के साथ फिक्स्ड हो जाता है, वहीं पर ही स्तब्ध हो जाता है कि उसको और कुछ चीज समझ में ही नहीं आती है। अब यहाँ से आप पोम की लाइन लेना शुरू कर सकते हो, जैसे कि बेस स्टार्ट कर दो, बेस बना दो अपना कि हमको कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद पोम की 2-3 लाइन जो भी आपको याद आती है, कुछ भी वर्ड्स आपको पोम से रिलेटेड याद आते हैं आप वो लिख दो। ठीक है क्या, और उसी को बना के लिख दो कि वह कैसा था, ही स्टूड, वो खड़ा था कैसे, रिजिड मीन्स कठोर, एंड ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, एंड स्टेयरिंग एट द वाटर ऑफ हार्बर वेयर द बॉल वेंट, कहाँ चली गई थी उसकी बॉल, जो बंदरगाह था वहां उसकी बॉल चली गई थी, तो वहां पर वो कठोर, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, और उसी चीज को देखते हुए अपनी बॉल जहां उसकी बंदरगाह में चली गई थी उसको कंटिन्यूसली देख रहा था। तो ये लाइन हमने सीधा सीधा कहाँ से ली, अपनी पोम की जो लाइन्स है वहीं से ही उठा ली थी। इन दिस पोम वी लर्न लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटेडली। हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, इस पोम से हमने क्या सीखा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे, कैसे, इन दिस पोम, इस पोम से हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि लॉस जो होता है वो एक्सटर्नल थिंग होती है, बाहरी चीजें होती हैं, और वो क्या होती हैं, हैपन इन लाइफ रिपीटेडली, वो लाइफ में हर बार होती हैं। हर किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई अपनी मन की चीज खोई होगी। ठीक है, मैंने भी खोई है, सभी ने खोई होगी, जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, चाहे उसकी कीमत बहुत ही छोटी हो, लेकिन वो हमारी खो जाती है तो हमें दुख जरूर होता है। तो ऐसा ही बताया कि हम अपनी लाइफ में ऐसा रिपीटेडली कई बार बहुत सी चीजें जो है हमसे मिस हो जाती हैं। इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ बेयरिंग द लॉस, अगर हम ये चीज समझ लें कि जो चीज है वो खोती है, कभी ना कभी चीजें जो हैं वो हमसे छिन जाती हैं, हमारे पास परमानेंट नहीं रहती हैं, अगर हम इस कला को समझ लें तो वी कैन लिव पीसफुली, तो हम कैसे रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारी चीज़ जो मिस हो गई हमसे, हम उसी का ही दुख मनाते रहेंगे और कहते रहेंगे अरे मैं उस चीज़ को फिर आज नहीं पहनती, शायद मैंने उस ईयरिंग को मैंने अच्छे से नहीं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरा ईयरिंग खोया होगा, तभी मैं ईयरिंग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, मेरा ईयरिंग ही खोया था, बहुत अच्छा ईयरिंग था मेरा, बहुत ही कम कॉस्ट थी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वैसे मेरा खो गया। तो हमारे मन में भी ऐसा आता है कि काश मैं उसे नहीं पहनती,
मैं उसका ठीक से उसको अच्छे से लॉक कर लेती तो मेरा शायद नहीं गिरता, या मैं उसको आज पहन के ही नहीं जाती, मेरा मन भी नहीं था कि मैं पहनूँ नहीं पहनूँ, पर मैंने पहन लिया, नहीं पहनती तो अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पछतावा नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो गुम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई चीज़ है वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ उन्होंने कही, और हाँ हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ है वो कभी ना कभी गुम भी हो सकता है। तो इसलिए हमको कभी उस चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए। तो इससे हम क्या रहते हैं, बहुत ही पीसफुली और शांति से रह सकते हैं। तो इस तरह से हमको इस पोम में बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? पहला क्वेश्चन, हमें इस पोम से क्या सीखने को मिला? तो आप एज इट इज ये आंसर लिख सकते हो। आ जाए कि द बॉल पोम है, उससे आपको क्या मैसेज मिलता है, तो आप ये लिख सकते हो। सेकंड, बॉय ने इससे क्या सीखा? तो आप क्या कर दो, इन दिस पोम वी की जगह लिख दो द बॉय, सॉरी द बॉय जो है इस तरह से लिखे, द बॉय लर्न्स, एस लगा देना, क्योंकि वी है, वी के साथ हम लर्न लगाते हैं, लेकिन द बॉय एक सिंगुलर है तो उसके साथ हमारी वर्ब जो होगी वो लर्न्स हो जाएगी। द बॉय लर्न्स लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग हैपन इन द लाइफ, इस टाइप से। और फिर आगे भी इफ द बॉय, फिर से आप लिखते ना, द बॉय लर्न्स द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस वी कैन लिव पीसफुली। ठीक है, वी की जगह फिर से क्या लिख सकता है, ही कैन लिव पीसफुली। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉय का भी लिख सकते हो। मैसेज क्या मिला? मैसेज में भी आप लिख सकते हो एज इट इज यही आंसर, वी के साथ, नॉट बॉय। ठीक है, वी के साथ, क्योंकि हमें क्या सीखने को मिला वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सेंट्रल आइडिया भी आप इसी से लिख सकते हो। अब इसमें आप और भी अपनी चीज़ें ऐड कर दो, जैसे वो बॉल के लिए कहा था कि बॉल जो है वो 10 सेंट की थी, लेकिन वो वर्थलेस थी। चाहे वो थी 10 सेंट की, लेकिन वो वर्थलेस थी, मतलब एक बॉल चाहे आप दूसरी खरीदो लेकिन वो वर्थलेस होती है। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आपको पोम की और भी लाइन्स याद आती हैं तो आप उसे ऐड करके अपने सेंट्रल आइडिया को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना बना सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया अगर आपको कभी लिखना है तो आप इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो 2-3 हैं वो हम कर लेंगे। बाकी तो आप पोम अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा था कि I would not intrude on him, कि मैं उसे इंट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो किस में था, वो ग्रीफ में था, वो दुख में था, और उस चीज़ में जो पोइट है वो उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। वो उस चीज़ को, जो जिस विचारों में वो खोया हुआ था, उस चीज़ में वो दखल नहीं देना चाहते थे। और वो जो उन्होंने कहा था कि वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर, उन्होंने ऐसा क्यों ऑफर नहीं किया कि ये लो मनी और दूसरा बॉल ले आओ? क्यों? क्योंकि जो उसकी यादें उस बॉल के साथ थी वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। द पोएट वुड नॉट इंट्रेड ऑन द बॉय बिकॉज, अब देखो वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें आंसर में बॉय लिखना होता है। तो द बॉय वुड नॉट इंट्रेड ऑन द बॉय बिकॉज के बाद क्या, बिकॉज ही किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए, बिकॉज ही इज बिजी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टॉलरेट द लॉस ऑफ द बॉल। वो ये देख रहा था, वो अपने आप को समझा रहा था कि कैसे मैं इस जो लॉस हुआ है मेरी बॉल का, उसको मैं टॉलरेट करूं, उसको मैं नज़रअंदाज करूं, इस तरह से वो सोच रहा था। इसलिए पोएट ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। द पोएट डजंट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज, फिर से वाई से स्टार्ट हुआ था इसलिए बिकॉज इट इज वर्थलेस, क्योंकि ये वर्थलेस था। द बॉय हैज अटैचमेंट विद द लॉस्ट बॉल, जो बॉय था उसका अटैचमेंट किससे था, जो खो गई थी बॉल उसके साथ उसका अटैचमेंट था। सो द अटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट द बॉल, इसलिए अटैचमेंट इंपॉर्टेंट था ना कि बॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेयरिंग डाउन मतलब कंटिन्यूसली वो एक तरफ ही नीचे की तरफ देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उस बंदरगाह में जहाँ उसकी बॉल चली गई थी, वो उसी तरफ स्टेयरिंग मतलब लगातार देख रहा था। क्वेश्चन क्या किया है, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप मानते हो कि वो जो बॉल थी वो उसके पास बहुत टाइम से थी? बिल्कुल बहुत टाइम से थी, तभी उसने अपने यंग डेज के बारे में बताया कि मैं इसके साथ खेलता था, ये सारी चीज़ें। इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, क्या
वो अपनी मेमोरीज, अपनी यादों को उसके साथ लिंक कर रहा था जब वो पहले उनके साथ खेलता था। तो बिल्कुल वो दोनों चीजें कर रहा था, तभी वो वहां खड़ा होके थोड़ी देर के लिए रिजिड हो गया था, फिक्स हो गया था अपने ग्रीफ्स के साथ। यस अब देखो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो आपको हमको हमेशा क्या करना है, यस या नो से अपने आंसर को स्टार्ट करना होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर यस है तो आप यस से स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, यस। अब यू की जगह क्या, यस आई थिंक, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है यू थिंक, तो आप लिखेंगे यस आई थिंक। यस आई थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। अब इस आंसर को आपको और आगे बढ़ाना है तो आप अपने आंसर को और ऐड कर दीजिए। द लाइन क्या बोली थी, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर सजेस्ट दिस। ठीक है, और ये सारी लाइन, जो ये लाइन है उससे हमको ये सजेस्ट हो रहा है कि इससे वो समझ रहे हैं कि ये जो थिंक है, वो जो सोच रहा था वो अपने टाइम के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज। अब फिर से आपका हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा आंसर यस या नो से स्टार्ट होना चाहिए। इससे आप क्वेश्चन के आंसर लिखना भी सीख जाओगे। कैसे, जैसे आपको लग रहा है कि भाई वो जो मेमोरी थी वो लिंक कर रही थी यस, तो यस के साथ देखो यस, इट इज लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट। दैट्स इट, आंसर कंप्लीट। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन होता है आपको बस यस या नो का आंसर लिख के बाकी का सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो। ठीक है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में ले लेना, अपने सब्जेक्ट को पहले लेके और अपने आंसर को लिख दो। तो ये आपका आंसर लिखने का एक तरीका है जब अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन होता है तो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। ठीक है, और इस वर्ल्ड, इन संसार में, वर्ल्ड में संसार में हम अधिकार के संबंध में क्या समझते हैं, इट मीन्स दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी ह्यूमन क्या करता है, अनएंडिंग डिजायर्स होती हैं, बहुत ही ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती हैं फॉर ओनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। जितने भी वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, हम उसके प्रति क्या करते हैं, हम उसके प्रति डिजायर रखते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं और उनको अपना मान के समझते हैं कि परमानेंट हमारे पास ही रहेंगी। दिस इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये क्या है, एक वस्तुओं वाला एक संसार है जहां पर ये मटेरियलिस्टिक है, ये सारी चीजें तुच्छ मात्र हैं, आज हैं कल नहीं है, ऐसा वर्ल्ड है ये। हियर पीपल जो है वैल्यू पोजीशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ पावर एंड थिंक दिस। और यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकार मानते हैं किन पर ज़्यादा, जो भी वेल्थ होती है यानी धन, इसको अपनी पावर मानते हैं, इस चीज़ को वो ज़्यादा मानते हैं, पावर और थिंग्स, इन सभी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ये सोचते हैं ये चीज़ जो है हमारी इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को वैल्यू देकर वो उस पर अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ल्ड जो है वो पोजीशन, तो पोजीशन मतलब अधिकार के संबंध में वो इन सब चीज़ों को मानते हैं, जबकि ये वर्ल्ड क्या है, एक मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, डू यू थिंक, फिर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आप समझते हो या सोचते हो कि भाई बॉय ने इससे पहले कभी कुछ खोया था? नहीं खोया होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने बॉल खोई थी तब उसने क्या कहा था, ये मेरी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी इससे पहले कभी उसने कोई चीज़ नहीं खोई थी और जब उसकी पहली चीज़ खोई थी, बॉल खोई थी, तब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि ये मेरी चीज़ थी और मेरे से खो गई और मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अच्छे से नहीं की। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो हम कहेंगे हम इससे सहमत हैं, नो, तो हम नो के साथ अपना आंसर लिखेंगे। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, और आपको वो वर्ड सजेस्ट करने हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो हमने जब हमने पोम पढ़ा था तब हमने देखा था फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझा था, तो वही चीज़ हमको लाइन यहाँ पर लिखनी है। हम इससे सहमत नहीं है तो हम नो लिखेंगे, सहमत होंगे तो यस लिखेंगे, अदरवाइज हम नो लिखेंगे। नो, आई डोंट थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। ठीक है, देखो यहीं से आपको क्या करना है, नो लिखना है, यो की जगह क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि अब आप खुद से आंसर दे रहे हो तो आई लिखेंगे। नो आई डोंट, अगर नो है तो नो के साथ फिर से हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। नो आई डोंट थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। ठीक है, यहीं तक आपका आंसर। अब दूसरा ये जो यहाँ पे पूछा गया है पिक आउट द, इसके लिए हमको बाकी का आंसर लिखना होगा, अदरवाइज हम अर्लियर तक लिख के अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज द फर्स्ट ओकेजन, ये ऐसा फर्स्ट ओकेजन था व्हेन ही फील्स द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनिंग थिंग्स, जो उसकी खुद की जो थिंग थी उसको उसने पहली बार खो दिया, तो ये इसके लिए फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। द लाइन कौन सी थी लाइन, वो ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमको सजेस्ट करती है कि ये जो चीज़ थी, ये वाली लाइन जो थी,
आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से लिख सकते हो कि ये वो लाइनें थी जिसने हमको बताया है कि वहां पर बताया जा रहा है कि ये इसके लिए पहली बार ऐसी चीज थी जो उसने पहली बार खोई थी। लास्ट क्वेश्चन तो देखो क्या है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे आप अपना जो पहले वाला जो आंसर था उसके साथ जो हमने देखा था सेंट्रल आइडिया जो था उसमें जो हमने देखा था आप उसके साथ भी मैच करके अपने आंसर को लिख सकते हो। कैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि पोएट क्या बताते हैं कि बॉय ने क्या सीखा था बॉल को लॉस करने के संबंध में। तो उसने सीखा था द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल बिकॉज लॉस इज लाइफ इन अ इनवाइटेबल एंड विदाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस द लाइफ बिकम हेलिश। अब यहाँ पे हेलिश आया है, आप वहाँ पे जो हमने पहले देखा था कि लाइफ जो होती है पीसफुली होती है, तो ये चीज़ आप मिक्स एंड मैच करके वो जो सेंट्रल आइडिया वाला है वो भी यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो कि बॉय ने क्या समझा था, क्या सीखा था। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है लेकिन आपका आंसर एक हो सकता है। तो आप इसी तरह से अपने जितने भी चैप्टर करते हो आप उनमें एक समरी बना लिया करो अपने माइंड में और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन एक ही होता है, बस उसके मतलब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आंसर उसका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब देखो हमने एक ही आंसर के साथ कितने क्वेश्चन बना लिए, एक ये बन गया, एक सेंट्रल आइडिया हो गया, एक हमने उसका मैसेज देख लिया। अब हम बॉय ने क्या समझा वो देख सकते हैं, पोएट क्या समझाना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं, हम क्या समझना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन घूम सकते हैं, आंसर एक ही रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की जो पोम है ये कंप्लीट होती है। और आज आपने सबसे मेन बात आपने सेंट्रल आइडिया लिखना सीखा है, क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लिखेंगे वो भी सीखा है। इसके बाद में आगे भी आपको हर बार क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखें वो मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपको आंसर लिखते समय इजी रहे। ठीक है, मिलते हैं हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाय बाय एंड थैंक यू।